नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मधुरम हिंदी उदयपुर मेवाड़ में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी आचार्य शुक्ल सीरीज के अंतर्गत व्याख्यात्मक कक्षा है और आज की क्लास जो आप देख रहे हैं 22वें नंबर की क्लास है मित्रों। और जो भी मित्र हमारे नए जुड़े हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास की तैयारी करना चाहते हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है ना, टीजीटी पीजीटी के लिए, तो वे सारे विद्यार्थी जो हैं आचार्य शुक्ल सीरीज की हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसमें हमने 0 से कक्षाएं जो हैं प्लेलिस्ट में उपलब्ध करवा रखी है। यूं देखें तो आज हमारा 22वां नंबर है। कक्षाएं आपको 23 मिलेगी क्योंकि हमने हिंदी साहित्य के इतिहास को वास्तव में 0 कक्षा से शुरू किया है। तो हमारे जितने मित्र जुड़ पा रहे हैं उन सबका स्वागत। जुड़ते ही एक ही काम करना है, आप सभी मित्र ध्यानपूर्वक इधर देखेंगे और ये कक्षा जो व्याख्यात्मक कक्षा है, बैठे हुए घर बैठे हुए आपको क्लास जैसी अनुभूति, ऑफलाइन क्लास जैसी अनुभूति देने का प्रयास करूंगा। मित्रों, निर्गुण भक्ति शाखा के बारे में हम पढ़ रहे थे। निर्गुण भक्ति शाखा में हम आज की कक्षा में सूफी संतों के बारे में पढ़ेंगे और उन सूफी संतों में महत्वपूर्ण रूप से मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ अन्य जो हमारे संत कवि रहे हैं, है ना, प्रेमाख्यानक कवि रहे हैं, उनके बारे में और उनकी प्रमुख प्रेमाख्यानक रचनाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हमारे सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत करते हैं। मित्रों, पढ़ने के लिए ज़्यादा तामझाम नहीं चाहिए, एक तो संकल्प मजबूत चाहिए और एक पुस्तक चाहिए, है ना, और तीसरा आपको ये ऑनलाइन माध्यम जो मिल रहा है, इन माध्यमों से आप लोग घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं और जो सक्षम हैं वो कक्षाओं में आकर पढ़ें, हैं, वो एक थोड़ा अलग ही अनुभूति है। तो आइए मित्रों, सबसे पहले सूफी प्रेमाख्यानक काव्य की बात कर रहे हैं और सूफी प्रेमाख्यानक काव्य में हम प्रमुख रूप से आज सूफी कवि एवं उनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे और इसमें भी थोड़ा मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में विशेष रूप से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आप सभी जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी कौन थे। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी प्रेमाख्यानक कवियों में प्रमुख संत कवि थे जिनका ध्येय जो है प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना रहा। और इस पूरी काव्य धारा का जो पुरोधा अगर कोई कवि है तो वो है मित्रों मलिक मोहम्मद जायसी। ये शारीरिक रूप से जरा विकृत थे और यूं कह सकते हैं कि कुरूप थे और ये अपने समय के बहुत अच्छे संत कवि थे। मित्रों, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य की जब हम बात करते हैं तो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य में मलिक मोहम्मद जायसी सबसे प्रमुख हमारे कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में कुछ अच्छी और वे चीज़ें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं हम पढ़ने जा रहे हैं। आप अपनी ओर से बस ध्यान इधर रखें। कमेंट अभी कर पाएँ नहीं कर पाएँ कोई ज़रूरी नहीं है, आप आराम से क्लास लीजिएगा और क्लास समाप्ति के बाद आप अपनी ओर से कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है मित्रों। और कम से कम प्रत्येक बंदा इतनी गुरु दक्षिणा दीजिए कि इस कक्षा को 100 नीडी बच्चों तक जरूर पहुंचाए। मित्रों, हैंड रिटन क्लास ये कोई तामझाम वाली नहीं, स्वयं मेहनत करके आपके लिए प्रिपेयर की गई क्लास है। इसमें वही तथ्य समाहित हैं जो आवश्यक हैं, इसके अलावा ज़्यादा तथ्यों का समावेश नहीं किया है। तो कम से कम ये गुरु दक्षिणा जरूर दीजिए। आप विविध ग्रुपों में, है ना, पढ़ने वाले बच्चों के जो ग्रुप्स हैं, आप अपने स्टेटस पर इन कक्षाओं को जरूर लगाएं मित्रों, ताकि घर बैठे कोई बच्चा तैयारी कर रहा हो, कोई बहन तैयारी कर रही हो, है ना, हमारी कोई बेटी तैयारी कर रही हो, तो कम से कम ये कक्षाएं उनका सहयोग कर पाएं, ठीक है मित्रों। तो मलिक मोहम्मद जायसी 1492 से लेकर 1542 ईस्वी तक का आपका कालखंड रहा। सूफी धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में अगर हम किसी को जानते हैं मित्रों तो वो है मलिक मोहम्मद जायसी। इसलिए मलिक मोहम्मद जायसी सूफी प्रेमाख्यानक काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। मित्रों, जन्म की अगर बात करते हैं तो 1492 ईस्वी में आपका जन्म हुआ और 1542 ईस्वी में आपका जो है आपका देहावसान हो गया। और अगर यूं देखें तो 50 वर्ष की आयु में ही आपका देहांत हो गया। ये कोई बहुत बड़ी आयु नहीं होती है, लेकिन फिर भी 50 वर्ष की आयु में आपका देहावसान हो गया, ठीक है। इनका जन्म स्थान जायस था, इसलिए इनके नाम के साथ जायसी शब्द जुड़ गया। मूल जो जन्म स्थान था उसका नाम था जायस। और इनके गुरु की अगर बात करें, परीक्षा में प्रश्न आता है, सूफी फकीर शेख मोहिदी जो है या मुहिद्दीन जिसको कहा जाता है, ये इनके गुरु हैं। प्रत्येक पंक्ति महत्वपूर्ण है, हर जगह एम लगा पाऊं नहीं लगा पाऊं, प्रत्येक पंक्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ उन्हीं पंक्तियों का समावेश है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मित्रों, प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो आपकी प्रमुख रचना है पद्मावत। ये महाकाव्य है।
1540 ईस्वी में लिखा गया महाकाव्य है और इनकी सबसे प्रमुख कृति है। और सूफी प्रेमाख्यानकों में सबसे प्रसिद्ध अगर कोई सूफी प्रेमाख्यानक है मित्रों तो आपके द्वारा लिखा हुआ पद्मावत है। इसके साथ ही आपकी अन्य रचना है अखरावट, एक है आखिरी कलाम, चित्ररेखा, ये लघु प्रेमाख्यानक है, कहरनामा और मसलानामा, ये इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये रचनाएं सभी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछी जाती है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना निम्नलिखित में से है या नहीं है, तो ध्यान रखना है आखिरी कलाम में किसका वर्णन किया गया है ना, या अखरावट जो है उसमें किस बात का उल्लेख किया गया है। ऐसे प्रश्न प्राय परीक्षाओं में आ चुके हैं, फिर भी आपकी अन्य परीक्षाओं में भी ये प्रश्न आ सकते हैं, ध्यान रखिए। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। पद्मावत, सबसे पहले हम जरा पद्मावत पर ही चर्चा कर लेते हैं। तो पद्मावत की जो भाषा है मित्रों वो है ठेठ अवधी। ये प्रश्न है ना, पद्मावत की भाषा क्या है, तो ठेठ अवधी भाषा है। अगर ठेठ शब्द नहीं आए तो अवधी भाषा है, वो भी सही है। मलिक मोहम्मद जायसी के यश व कीर्ति का आधार अगर कोई ग्रंथ है मित्रों तो वो ग्रंथ कौन सा है, पद्मावत। ठीक है, फिर आप देखें इस ग्रंथ की रचना जो है 1521 ईस्वी में प्रारंभ होकर 1540 ईस्वी में समाप्त हुई। तो आप देख सकते हैं लगभग 19 वर्ष इस ग्रंथ को लिखने में लगे मित्रों। कितने, 19 ईयर्स जो है वो लगे, 19 वर्ष जो है इस ग्रंथ को लिखने में लगे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार यह हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण बात है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को ही माना है, लेकिन आपने ये भी कहा है कि हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा अगर कोई महाकाव्य है तो वो कौन सा है मित्रों, प्रथम बड़ा महाकाव्य जो है वो है पद्मावत। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान रखिएगा। कुल खंडों की अगर बात करें मित्रों तो 57 खंड है। पृथ्वीराज रासो में जैसा कि हम जानते हैं कि 69 समय है, ध्यान रखना 69 समय है। और यहां पर बात की जा रही खंडों की तो यहां कुल 57 खंड हैं। सूफी काव्य का प्रौढ़तम काव्य माना गया है, किसको, पद्मावत को सूफी काव्य का प्रौढ़तम काव्य माना गया है ना, यानी बहुत अच्छा लिखा गया है। अच्छा, इसमें मुख्य रूप से है कौन, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें चित्तौड़गढ़ के राजा रत्नसेन और सिंहल द्वीप, जिसको हम श्रीलंका भी कहते हैं, कि राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह एवं विवाहेतर जीवन का मार्मिक चित्रण किया गया है। ठीक है, सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रत्नसेन की प्रेम कहानी का वर्णन है। विवाह के पहले का भी और विवाह के बाद का भी इसमें वर्णन है मित्रों। तो कुल मिला के यूं कह सकते हैं कि पद्मावत जो है सूफी प्रेमाख्यानकों के संदर्भ में सर्वाधिक प्रसिद्ध सूफी प्रेमाख्यानक है। ठीक है मित्रों, कुछ इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जरूर ले लीजिएगा मित्रों, क्योंकि ये महत्वपूर्ण भी है। और आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स भी बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है ना, मेहनत तो हमको करनी ही करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथा वस्तु को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पद्मावत की कथा वस्तु को कितने भागों में बांटा जा सकता है मित्रों, 2 भागों में। एक भाग को हम कह रहे हैं पूर्वार्ध भाग और दूसरे भाग को हम कह रहे हैं उत्तरार्ध भाग। पूर्वार्ध भाग की जब हम बात करते हैं मित्रों तो इसमें राजा रत्नसेन और पद्मावती के विवाह तक की कथा है। रत्नसेन जो है पद्मावती को प्राप्त करने के लिए सिंहल द्वीप तक पहुंचते हैं, ठीक है, और वहां जाकर उनसे विवाह करते हैं। उत्तरार्ध भाग में विवाहेतर जीवन की, विवाहेतर, ठीक है, विवाहेतर जीवन की क्या है, कथा है, यानी विवाह के बाद की क्या है मित्रों, कथा है। फिर आप देखिए आलोचक पूर्वार्ध भाग को कल्पना प्रसूत एवं उत्तरार्ध भाग को ऐतिहासिक मानते हैं। अब जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि जो इस पद्मावत का पूर्वार्ध भाग है वो कल्पनाओं से ओतप्रोत है और जो उत्तरार्ध भाग है, विवाहेतर जो जीवन वाला भाग है, वो ही ऐतिहासिक भाग है। मूल स्रोत की अगर बात करें कि पद्मावत का मूल स्रोत कहाँ है, तो प्राकृत में रचित रत्नशेखर कथा हरदेव बहारी के अनुसार ये बात कही गई है कि रत्नशेखर जो कथा है उसी के आधार पर पद्मावत की रचना की गई। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। पद्मावत के विभिन्न पात्र विभिन्न दार्शनिक तत्वों के भी प्रतीक हैं, क्योंकि प्रतीक योजना पद्मावत में बहुत शानदार तरीके से की गई है। इसलिए विभिन्न जो पात्र हैं वो विविध दार्शनिक तत्वों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। इस दृष्टि से इसे रूपक काव्य भी कहा जाता है। मित्रों, पद्मावत जो है रूपक काव्य है।
मसनवी शैली के अनुसार साहे वक्त के रूप में शेरशाह सूरी की प्रशंसा की गई है। यानी यूं कह सकते हैं कि शेरशाह सूरी के काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने ये रचनाएं की हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी जब एक बार उनके दरबार में गए तो शेरशाह सूरी उनको देखकर हंस गए, उनको पहचान नहीं पाए। और ऐसा होने पर मलिक मोहम्मद जायसी ने उसी समय पद्यात्मक रूप में 2 पंक्तियां कही, और जिसका सार ये था कि हे शहंशाह, तू मुझ पर और मेरी चमड़ी पर और आकृति पर क्या हंसता है? अगर तू हंसने की हिम्मत रखता है तो उस पर हंस जिसने मुझे बनाया है, क्योंकि जैसा शरीर उसने मुझे दिया है मैं उस शरीर के साथ काम कर रहा हूँ, है ना। मैं कैसा दिखना चाहिए हूँ ये निर्धारित तो पहले से कर रखा है। इसलिए अगर मेरे आकृति को देखकर तुम्हें हंसी आती है तो आपको उस पर हंसना चाहिए जिसने मुझे बनाया, क्योंकि इसके शरीर बनाने में मेरा कोई योगदान नहीं है। ठीक है। शेरशाह देहलवी सुल्तान, ध्यान देना, ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में लिखा हुआ ना। शेरशाह देहली सुल्तान चारहु खंड तपे जस भानु, ओही छाज राज ओ पाटू, सब राजा भुई धरा ललाटू। शेरशाह सूरी के शासनकाल की ओर इंगित करती हुई ये पंक्तियां हैं मित्रों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को समासोक्ति कहकर पुकारा है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। पद्मावत को किसने समासोक्ति कहकर पुकारा है? तो ध्यान रखना, पद्मावत को समासोक्ति कहकर पुकारने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस प्रेम मार्गी काव्य भी माना गया है। ये बात भी बिल्कुल सही है, सर्वाधिक प्रौढ़ है और सरस प्रेम मार्गी काव्य है। नागमती के 12 महीनों की वियोग दशा का वर्णन किया गया है, जिसे 12 मासा कहा जाता है, क्योंकि राजा रत्नसेन की जो पटरानी है, जो पहले वाली रानी है, उसका नाम नागमती है। राजा रत्नसेन जो है वो तोते के द्वारा सुंदरता का वर्णन किए जाने से मोहित होकर, है ना, पद्मावती को प्राप्त करने के लिए सिंहल द्वीप चले जाते हैं। उस समय वियोगावस्था में कौन होती मित्रों? नागमती। और नागमती के वियोग का वर्णन नागमती वियोग खंड के नाम से 57 खंडों में से एक है मित्रों। तो मेरे हिसाब से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें जो प्रतीकार्थ है या प्रतीक योजना है वो बड़ी जबरदस्त है। एक उदाहरण आपके सामने रखा जा रहा है ना। तो आप देखिएगा पात्र और इधर क्या है? प्रतीक। ठीक है, पहले अपन वो पढ़ लेते हैं। देखिए, तन चित उर मन राजा किन्ना, ये सारे प्रतीक है। हिय सिहल बुद्धि पदमिनी चिन्ना, हिय सिहल बुद्धि पदमिनी चिन्ना, गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोइन ए ही चित बंधा, राघव दूत सोई से तानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु। ये सारे के सारे प्रतीक हैं, है ना। चित्तौड़ का वर्णन किया जा रहा है ना। और प्रतीक के माध्यम से, जैसे तन चित्तौर मन राजा किन्ना, ये चित्तौड़ जो है वो किसका प्रतीक है? तन का या शरीर का। तन चित्तौर मन राजा किन्ना। ही सिहल बुद्धि पद्मावती चिन्ना, ही सिंहल द्वीप जो है वो मित्रों किसका प्रतीक है? हृदय का प्रतीक है। राजा रत्नसेन जो है वो एक प्रकार से नायक है इस पूरी कहानी का। तो ये जो है वो किसके प्रतीक के रूप में है? राजा रत्नसेन मन के प्रतीक के रूप में, जिसको योगी साधक के रूप में भी जाना जाता है। ये सारा महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में सीधा सीधा प्रश्न आता है, रानी पद्मावती जो है वो किसका प्रतीक है पद्मावत में? तो मित्रों ये नायिका है और सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। और रानी नागमती सहनायिका है। मित्रों ये किसका प्रतीक है? तो मित्रों ये सांसारिक बुद्धि का क्या है? प्रतीक है। ध्यान रखना। हीरामन तोता है मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। हीरामन जो तोता है, ये तोता जो है वो किसका प्रतीक है मित्रों? तो हीरामन जो तोता है वो किसका प्रतीक है? ध्यान रखना, ये गुरु का प्रतीक है हीरामन तोता। ठीक है। राघव चेतन जो है, सभा पंडित जो है, वो शैतान की प्रतीक है मित्रों। और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो माया का प्रतीक है। तो ये प्रतीक शास्त्र बड़ा महत्वपूर्ण है। तन चित्तौर मन राजा किन्ना। आचार्य शुक्ल ने राजा रत्नसेन को आत्मा का और पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक माना है। ये एक अलग कहानी है और साइड में पड़ी रहेगी, आपको ध्यान रखना है। आचार्य शुक्ल जो है वो आत्मा, रत्नसेन को आत्मा मानते हैं और पद्मावती को परमात्मा मानते हैं। इसी तरह से वही वाली बात हुई कि सूफी प्रेमाख्यान कवि जो है वो स्वयं को नायक मानते हैं, है ना, स्वयं को प्रेमी मानते हैं
और परमात्मा को प्रेयसी मानते हैं और इस यात्रा को प्राप्त करने की यात्रा को प्रेम के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए यह सूफी प्रेमाख्यानक काव्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तन चितौर मन राजा किन्ना ही सिहल बुद्धि पद्मिनी चिन्ना गुरु सुआ जई पंथ दिखावा बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा नागमती यह दुनिया धंधा बाछा सोई न ए ही चितबंधा राघव दूत सोई से तानु माया अलाउद्दीन सुल्तानु। ठीक है मित्रों, ये दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है किसमें? पद्मावत में। ठीक है मित्रों, तो पद्मावत के बारे में जो आवश्यक ज्ञान था वो आप तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया। कोई भी एक्स्ट्रा फालतू की बात इसलिए नहीं क्योंकि बस काम की बात हो जाए वही बहुत है, एक्स्ट्रा बातें भर भर के दिमाग का स्टोरेज फुल करने की जरूरत नहीं है। फिर मित्रों एक अन्य रचना जो है आपकी वो है अखरावट। पूछा जाता है वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांतों से भरी चौपाइयां हैं, इसमें ध्यान रखना। वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांतों से भरी हुई चौपाइयां हैं। आखिरी कलाम एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आपका ध्यान रखना। पूछा गया कयामत का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में किया गया है? तो आखिरी कलाम मित्रों है ना, ध्यान रखना। आखिरी कलाम याद रखने के लिए आखिरी सलाम। ठीक है, कयामत का वर्णन है इसमें। कहरनामा एक ग्रंथ है मित्रों अन्य, है ना, ये आध्यात्मिक विवाह का वर्णन किया गया है कहरनामा में। और मसला नामा है, इसमें मित्रों ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। ईश्वर भक्ति के प्रति किसका निवेदन है मित्रों? प्रेम निवेदन है। तो ये जो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में कुछ आवश्यक बातें थी वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है मित्रों। ठीक है, तो यहाँ तक लगभग ये एक बात हो गई। तो पद्मावत का जो आदि स्रोत है वो ध्यान रखना कौन सा है? रत्नशेखर कथा, जो प्राकृत भाषा में लिखी गई है। चले मित्रों इससे आगे की तरफ चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए अन्य प्रमुख सूफी कवि और उनकी कृतियां। पूरा का पूरा ये जो हिसाब किताब है बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम उस कृति की बात करते हैं जिसका नाम है चंदायन। ध्यान रखना, चंदायन आती 1379 दिमाग में आना चाहिए और मुल्ला दाऊद दिमाग में आना चाहिए। 1379 में प्रकाशित है और मुल्ला दाऊद द्वारा रचित है। इसे चांदायन भी कहा जाता है, ध्यान रखना। चंदायन को क्या कहा जाता है? चांदायन भी कहा जाता है। और यह लोर कथा है मित्रों, एक प्रकार से माता प्रसाद गुप्त इसे लोर कथा भी कहते हैं। सारे तथ्य एक एक पंक्ति आप देख लो, अगर कोई कम महत्वपूर्ण हो तो। रचनाकार की बात करें तो सूफी कवि मुल्ला दाऊद इसके रचनाकार हैं। रचनाकाल की बात करें तो 1379 ईस्वी इसका रचना काल है। नायक की बात करें तो नायक है लोर, इसीलिए लोर कथा कहा गया है। नायक लोर या लोरिक कहा गया है। और नायिका जो है वो चंदा है। दोनों के उन्मुक्त प्रेम का वर्णन है। और महत्वपूर्ण तथ्य, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार प्रथम सूफी कवि कौन है? मुल्ला दाऊद जो है प्रथम सूफी कवि है और ये सर्वमान्य मत भी है। ठीक है, हाँ मुल्ला दाऊद नहीं, वो कुतुबन वाला है, सॉरी। ठीक है, तो कुल मिला के डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार ये प्रथम क्या है? सूफी कवि, याद रखिएगा, राम कुमार वर्मा। और इधर कौन है? मुल्ला दाऊद। तो राम कुमार वर्मा। ठीक है, फिर देखिए मृगावती। ठीक है, ये मृगावती कुतुबन वाला। ठीक है, मृगावती आप देखिए रचना काल जो है। ठीक है, रचना काल जो है मित्रों रचना काल जो है मित्रों देखिएगा, सबसे पहले 1503 ईस्वी और इसके जो रचनाकार है वो है कुतुबन। ठीक है, तो रचनाकार कुतुबन, रचनाकाल 1503, नायक राजकुमार, नायिका का नाम है राजकुमारी मृगावती। कड़वक शैली का प्रयोग किया गया। प्रथम दर्शन में प्रेम हो गया उसका वर्णन है। और आचार्य शुक्ल जो है इसको प्रथम सूफी कवि मानते हैं। तो ध्यान रखना, कुतुबन किसको प्रथम सूफी कवि मानते हैं? कुतुबन को किसने सूफी कवि माना है प्रथम? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और अगली रचना है मित्रों मधुमालती। रचनाकार का नाम मंजन है। रचनाकाल 1545 ईस्वी है। और नायक मनोहर है, नायिका मधुमालती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी सूफी प्रेमाख्यानक काव्य हैं उनका नामकरण प्रायः नायिका के नाम पर ही रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अलर्ट हैं, सभी तैयार हैं। जितने और मित्र हमारे जुड़े हैं अभी अभी, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
है ना, आप तैयारी कर रहे हैं, घर बैठे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, तो बस क्लास से जुड़िए और मन लगाकर पढ़िए। कक्षाओं की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना और कक्षाओं को लाना, ये सब हम समय के अनुरूप करेंगे मित्रों, हमें ध्यान है ना। और आपके आग्रह जो है वो कमेंट में जरूर डालें ताकि पता चल सके आप क्या चाहते हैं। महासुंदरी प्रेमा के प्रणय प्रस्ताव को ठुकरा देती है। महासुंदरी जो है प्रेमा के प्रणय प्रस्ताव को ठुकरा देती है। नायक का नायिका के प्रति एकनिष्ठ प्रेम है। इसमें नायक कौन है? मनोहर है, और मधुमालती जो है वो क्या है मित्रों? नायिका है। तो यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ ठीक है, समय जाया नहीं करना है, हाँ लेकिन काम पूरा करेंगे मित्रों। देखिए, प्रसिद्ध प्रेमाख्यानक कवि एवं उनकी रचना है, एक ही जगह पर सारी बातें आपको देखने को मिल जाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, देखिएगा। सबसे पहले मित्रों देखिए हंसावली, ठीक है, हंसावली ये रचना का नाम है। असाइथ इसके रचनाकार है, रचना काल 1370 ईस्वी है। नायक राजकुमार है और नायिका हंसावली है। और भाषा की बात करें तो राजस्थानी हिंदी भाषा में लिखी गई कृति है मित्रों। फिर दूसरा है चंदायन मित्रों, मुल्ला दाऊद इसके रचनाकार है। 1379 ईस्वी जो है वो रचना वर्ष है। लोर जो है नायक का नाम है, चंदा जो है वो नायिका का नाम है। तो चंदायन में तो चंदा शब्द को प्रायोरिटी दे दी, और लोर कहा में लोर को प्रायोरिटी दे दी है। और भाषा की बात करें मित्रों तो अवधी भाषा, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। फिर देखिएगा लखम सेन पद्मावती कथा, ये किसने लिखी? दामोदर कवि ने लिखी। 1459 ईस्वी में। लक्ष्मण सेन जो है वो नायक है, पद्मावती नायिका है। और भाषा शैली की बात करें, भाषा की बात करें तो राजस्थानी भाषा है मित्रों, ध्यान रखिएगा। लखम सेन पद्मावती सत्यवती कथा लिखने वाले ईश्वरदास है। 1501 ईस्वी। ऋतुपर्ण राजकुमार का नाम है, सत्यवती राजकुमारी का नाम है, और अवधी भाषा में लिखी गई यह कथा है। ढोला मारूरा दूहा मित्रों, ढोला मारूरा दूहा कवि कल्लोल और कुशल लाभ दोनों ने मिलकर इस काम को पूरा किया है। 1473 ईस्वी का कालखंड है। राजकुमार जो है वो ढोला है, मारवणी और मालवणी दोनों नायिकाएं हैं, ठीक है। और राजस्थानी भाषा की प्रसिद्ध प्रेम कहानी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। मृगावती की बात करते हैं, कुतुबन 1503 ईस्वी। राजकुमार है और नायिका का नाम मृगावती है, और भाषा जो है अवधी है। किसी के भी बारे में पूछा जा सकता है कि मृगावती की भाषा कौन सी है, तो आपको बताना अवधी है। माधवानल कामकंदला मित्रों ध्यान रखना, माधवानल कामकंदला गणपति कवि के द्वारा लिखा गया 1527 ईस्वी में। माधव जो है इसमें नायक है, और कामकंदला जो है वो नायिका है, और राजस्थानी भाषा है मित्रों। याद रखना ये सारणी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हर जगह से प्रश्न बन सक रहा है, इसलिए यथा योग्य आप इसको पूरा अच्छा तरीके से समझने का प्रयास करें। कहते हैं कि जिनके हौसले बड़े बुलंद होते हैं, सफलताएं तो अक्सर उनकी गुलाम हुआ करती है। इसलिए हौसले बुलंद रखिए अपने आप के, भरोसा स्वयं पर कीजिए, दूसरों पर आखिर कब तक करेंगे, करना ही पड़ता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, खुद पर भरोसा कीजिए मित्रों। देखिए आगे और रचनाएं हैं, एक और माधवानल कामकंदला के नाम से रचना है, ध्यान रखना ये सारे हिंदू कवि हैं। माधवानल कामकंदला, कुशल लाभ इसके रचयिता 1556 ईस्वी। नायक माधव है, नायिका कामकंदला, और राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ है। फिर देखिए पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी 1540 ईस्वी। राजा रत्नसेन है, नायिका पद्मावती, और अवधी भाषा है। मधुमालती मंजन कृत है मित्रों, ध्यान रखना, मंजन द्वारा रचित मधुमालती है 1545 ईस्वी में। मनोहर नायक है, मधुमालती नायिका है। और भाषा की बात करें मित्रों तो वो अवधी भाषा ही है। रूप मंजरी अगला आप देखेंगे, रूप मंजरी मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है। रूप मंजरी, रूप मंजरी नंददास के द्वारा लिखी गई है, ध्यान देना, ठीक है। देखा जाए तो भक्ति काल का मैटर है ना, इसलिए हम थोड़ा सा रूप मंजरी को इधर ले आते हैं। नंददास द्वारा रचित है 1568 ईस्वी में। कृष्ण जो है वो नायक के रूप में है, रूप मंजरी जो है नायिका, और भाषा कौन सी? ब्रज भाषा मित्रों। अगली जो यहां पर रचना है मित्रों आप देखिएगा, अगली रचना है छिताई वार्ता, नारायण दास के द्वारा लिखी गई छिताई वार्ता है, 1590 ईस्वी है। ढोल समुद्रगढ़ का राजकुमार नायक है, और छिताई नायिका है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है मित्रों। अगली जो रचना है वो है चित्रावली, उस्मान कृत है, 1613 ईस्वी। सुजान और चित्रावली नायक नायिका के रूप में, अवधी भाषा है मित्रों। रस रतन एक और जो है यह रचना है, पूहकर कवि है,
और 1618 ईस्वी में यह रचित है। और यहाँ देखिए नायक सोम है और नायिका क्या है, रंभा है। और भाषा की बात करें मित्रों तो अवधी ही है। ये सभी सूफी प्रेमाख्यानक आपको ध्यान में रहने चाहिए। एक जगह लिख लिए हैं, ज्ञानदीप शेख नबी द्वारा रचित है, 1619 ईस्वी है। रचना काल ज्ञानदीप जो है वो नायक है, देव यानी नायिकाएं हैं। और भाषा कौन सी है मित्रों, अवधी भाषा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हाँ अब आप देखिएगा हंस जवाहिर। हंस जवाहिर कासिम शाह के द्वारा लिखी गई सूफी प्रेमाख्यानक कृति है। इसमें राजा हंस नायक है, रानी जवाहिर जो है नायिका है और भाषा अवधी है। इसलिए बिल्कुल भी कहीं घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, हाँ अब देखिए अनुराग बांसुरी जो है अगली एक रचना है, नूर मोहम्मद द्वारा लिखी गई 1764 ईस्वी में, अवधी भाषा है। इंद्रावती जो है मित्रों रचना है नूर मोहम्मद के द्वारा 1744 ईस्वी में। राजकुंवर जो है नायक है, इंद्रावती जो है नायिका, भाषा अवधी है। कथा रूप मंजरी एक और रचना है जान कवि की, है ना, और राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में लिखी गई यह रचना है। मित्रों ये प्रमुख रचनाएं जो हैं वो सूफी प्रेमाख्यानक की है। इतनी रचनाओं पर थोड़ी पकड़ अगर आप बनाते हैं नाम पर और उसके रचनाकार पर, कालखंड पर, भाषा पर, तो सूफी प्रेमाख्यानक से आपका कोई भी प्रश्न जो है वो गलत नहीं होगा, पक्का लिख के ले लो। ज्ञानदीप ऐसा सूफी प्रेमाख्यानक है जिसका नामकरण नायक के नाम पर है, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रमुख हिंदू सूफी प्रेमाख्यानक लेखक जो है दामोदर कवि है, ईश्वर दास है, नारायण दास है, कवि कल्लोल और कुशल लाभ है, गणपति है और नंददास है। ये कुछ प्रमुख हमारे हिंदू सूफी प्रेमाख्यानक कवि हैं। जान कवि ने सर्वाधिक 78 ग्रंथों की रचना की है जिसमें 29 प्रेमाख्यानक है। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है और ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इन महत्वपूर्ण तथ्यों को पक्का कीजिए मित्रों। और मुझे लगता है कि सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में जो आपको संक्षिप्त में और अच्छे से जो जानकारी आपको देनी चाहिए थी वो मैं आप तक पहुंचा चुका हूं, है ना। तो मेरी कोशिश रहेगी मित्रों कि मैं आपको हताश नहीं होने दूंगा, ये मेरी कोशिश है। ठीक है, भरोसा रखिएगा। प्रयास कर रहा हूं मेवाड़ से, जो महाराणा प्रताप की धरती है, यहाँ तो स्वाभिमान और स्वतंत्रता की गूंज कण कण में गूंजती रहती है। मैं आपको हारने नहीं दूंगा, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा और आपके लिए निरंतर प्रयासरत हूं। व्याख्यात्मक कक्षाएं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के निमित्त आचार्य शुक्ल सीरीज के माध्यम से ले रहा हूं। आज हमारी 22वीं क्लास थी। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के लिए तेजस सीरीज की कक्षाएं निरंतर आपके सामने ला रहे हैं। सप्ताह में प्रत्येक दिन रात्रि 9 बजे आप देखते हैं कि लाइव क्लास प्रश्नोत्तरी की रहती है, जिसमें हम लगभग 91 क्लासेस पूरी कर चुके हैं। तेजस सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है, आप चाहें तो एक साथ सारी कक्षाएं देख सकते हैं। आचार्य शुक्ल सीरीज के नाम से भी प्लेलिस्ट है, आप 0 से कक्षाएं देख सकते हैं, बशर्ते आप मन से तैयार हैं। तो कंटेंट की तो कमी है ही नहीं। केवल मैं ही नहीं, कई मित्र जो हैं आपके लिए YouTube पर पढ़ा रहे हैं बिल्कुल निःशुल्क, अपना समय, अपनी सारी ऊर्जाओं का उपयोग करते हुए, धन का उपयोग करते हुए। आपको जब निःशुल्क रूप से कोई क्लास देना चाहता है तो आप क्लास को पढ़कर उसके लिए कमेंट जरूर करें। कम से कम इतना आपका दायित्व बनता है, और कम से कम 100 लोगों तक, नीडी लोगों तक पहुंचाएं, अपने स्टेटस पर लगाएं, ऐसा विनम्र आग्रह है। बाकी तो आप अपनी मर्जी के मालिक हैं ही मित्रों। प्रत्येक शनिवार को निःशुल्क टेस्ट लिया जाता है, जैसा कि आपको पता है। आज भी प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक एक निःशुल्क टेस्ट था वर्ण विचार का। अब वो अलग बात है कि आप कितना उसको दे पाते हैं। निःशुल्क है क्योंकि, तो ध्यान तो आपको रखना ही है, एक एक को फोन करके नहीं कहा जा सकता मित्रों। तो आप सबका बहुत बहुत आभार मित्रों। हम कोशिश करेंगे सैटरडे संडे जो आपको क्लास हम दे रहे हैं, और आपसे मैं आग्रह करूंगा टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़िए। कभी क्लास है नहीं है, अन्य PDF वगैरह डेली हमारी प्रश्नोत्तरी है वो टेलीग्राम चैनल में लगातार जारी रहती है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि मधुरम हिंदी के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप उसमें जुड़ जरूर जाइए, है ना।
फिर मित्रों, मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करते ही आपको माई कोर्सेज में एक हिंदी व्याकरण का कोर्स सभी को फ्री मिल रहा है, तो जल्दी कीजिए और अभी का अभी मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज में मित्रों 2 टेस्ट सीरीज सबको हम फ्री दे रहे हैं। एक तो 300 प्रश्नों की हिंदी व्याकरण की कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट सीरीज है, वो सभी को फ्री है। और एक हमारी टेस्ट सीरीज है 1,77,000 विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज। उसमें मित्रों हम हर शनिवार को टेस्ट निःशुल्क रूप से अपलोड करते हैं। पूरे भारत भर में जो भी चाहे वो इस टेस्ट को दें और लाभ उठाएं, लेकिन इसके लिए आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। कक्षाएं आपको ठीक लगती है कमेंट कीजिए, अच्छी लगती है अन्य मित्रों तक पहुंचाइए। बस मैं आप सबके लिए इसी तरह से अपना शिक्षकीय दायित्व निभाता रहूं, यही मनोकामना है। और मैं आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं करता हूं कि आप खूब पढ़ें और आपको ईश्वर पढ़ने की शक्ति दे, और एक दिन वो ज़रूर आपके जीवन में आए जिसके लिए आप आज निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।